बच्चों जो आज का पहला और दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन समझ लीजिए बिल्कुल नया है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर इस ऑनलाइन पेपर में जो हमने ऑब्जर्व किया है, इस टाइप के ऑनलाइन क्वेश्चन हमने मतलब इस टाइप के क्वेश्चन नहीं देखे हैं। तो थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ये, तो इसको ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको बच्चों इसमें समझना होगा कि क्रांतिक अवधि क्या होती है। शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनको पता होगा क्रांतिक अवधि क्या होती है। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बच्चों आप क्रांतिक अवधि इंग्लिश देखिएगा, क्रिटिकल पीरियड। मतलब क्रिटिकल वर्ड से आपको समझ में आ रहा हो, शायद एक बार हिंदी से ना समझ में आ रहा हो। क्रिटिकल कहा जाता है कि जो शुरुआती जीवन का वर्ष होता है, खास करके जो हमारे इन्फेंसी वाला समय होता है, स्पेशली 0 से 2 वर्ष, इस समय अगर देखा जाए तो ये समय काफी क्रिटिकल माना जाता है। यानी जीवन का शुरुआती 2 वर्ष जो बच्चों होता है, जिस समय हमारे जीवन की शुरुआत होती है, शुरुआती 2 वर्ष की बात करें, लर्निंग की दृष्टि से बच्चों ये जो अवधि होती है, डेवलपमेंट की दृष्टि से जो अवधि होती है, काफी क्रिटिकल इसको मानी जाती है। और अब समझिएगा, इतनी बात समझ में आई कि जो शुरुआती जीवन का वर्ष होता है, खास करके 2 वर्ष स्टार्टिंग के, लर्निंग की दृष्टि से, डेवलपमेंट की दृष्टि से काफी क्रिटिकल माना जाता है। और इस समय बालक को यदि सही इन्वायरमेंट ना दिया गया तो बालक के अंदर कई सारे ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं जो बालक के मतलब नुकसानदायक होते हैं बालक के लिए। अब ऑप्शन पे आते हैं तो समझते हैं क्वेश्चन को। देखिएगा ऑप्शन, देखिए थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। हाँ, अब आपको ऑप्शन दिख रहे हैं चारों। पहला ऑप्शन बच्चों आपसे क्या कह रहा है कि क्रांतिक अवधि के संप्रत्यय क्या उदाहरण, ये पूछ रहा है। विकास के दौरान अपरिवर्तन जो क्षति होती है उसको कहा जाता है। वातावरण का विकास का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जबकि क्रिटिकल इसलिए कहा गया है बच्चों क्योंकि इस समय आपके ऊपर आपके इन्वायरमेंट का, आपके हेरिडिटी का प्रभाव अच्छा खासा होता है, इसीलिए क्रिटिकल कहा गया। इसका मतलब बच्चों देखो ये सेंटेंस गलत, बहुत ध्यान से सुनेंगे, नहीं इस प्रश्न में गलती आप कर जाओगे। बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा, अन्यथा इस प्रश्न में गलती होगी। उसके बाद अनुवांशिकता का विकास बहुत कम, जबकि ठीक ठाक प्रभाव पड़ता है क्योंकि इस समय जो क्रिटिकल पीरियड के लिए हम लोगों ने शुरुआती समय लिया है, तो इस समय आपके ऊपर वंशानुक्रम का प्रभाव भी ठीक ठाक होता है। इस समय आपके ऊपर वंशानुक्रम का प्रभाव भी अच्छा खासा होता है, इसलिए बच्चों ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तीसरा हो ही गया। चौथा पढ़ते हैं। पुरस्कार का विकास के दौरान नकारात्मक, इसका कोई मतलब ही नहीं क्योंकि वैसे भी सकारात्मक। अब ये देखिएगा, क्रांतिक अवधि यानी क्रिटिकल पीरियड एज्यूम करता है कि जो विकास के दौरान शुरुआती वर्ष में हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे परिवर्तन होते हैं, अगर हमें सही इन्वायरमेंट ना दिया गया जिसके कारण हमें क्षति होती है। तो या तो बच्चों आपको क्लियरली एक बार में समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कुछ चीजें याद भी रखी जा सकती है कि क्रांतिक अवधि यानी क्रिटिकल पीरियड एज्यूम करता है इसका कॉन्सेप्ट कि विकास के दौरान बच्चे में बहुत सारी अपरिवर्तनीय क्षति भी हो सकती है। यही इसका उत्तर होगा। अगर देखो कई बच्चे होते हैं जिनको चीजों को आपको नहीं समझ में आती तो परेशान बिल्कुल मत होना। आप उन चीजों को 1-2 पॉइंट अगर ऐसे आते हैं, समझ गए तो अच्छी बात, नहीं समझ गए तो उसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आएगा तो कर जाओगे। ठीक, इस टाइप के मॉडल क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। बाकी देखिएगा, इसको थोड़ा समय दीजिएगा इस प्रश्न में। पहला उत्तर आपका हो जाएगा फर्स्ट। दूसरा प्रश्न भी बहुत अच्छा पूछ रहा है बच्चों। दूसरा प्रश्न आप पढ़िएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है विकास की नमनीयता, नमनीयता में विश्वास रखने वाले सिद्धांत किस दृष्टिकोण को मानते हैं। अब सबसे पहले बच्चों नमनीयता की अगर हम लोग बात करें तो विकास में नमनीयता यानी विकास जो हमारे अंदर बाद में हमारे अंदर विकास आता है, हमारे अंदर धीरे धीरे जो विकास होता है उस चीज को हम नमनीयता कह सकते हैं। जो हमारे अंदर धीरे धीरे चीजें आती हैं, धीरे धीरे हमारे अंदर आती, जन्म के बाद चीजें आती हैं, उस चीज को हम लोग नमनीयता कह सकते हैं। अब ऑप्शन देखिए, यानी जो ऐसे सिद्धांत जो नमनीयता में विश्वास रखते हैं उनके अनुसार विकास कैसा होता है। पहला, केवल स्वभाव ही विकास निर्धारित करता है, बिल्कुल नहीं। पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है, भी रुकिएगा। विकास हमेशा निरंतर होता है, कभी भी इनके अनुसार निरंतर विकास नहीं होता है। और विकास हमेशा अनिरंतर भी नहीं होता है, बल्कि बच्चों क्या होता है, पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है। इसका मतलब नमनीयता के अकॉर्डिंग जो चीज जन्म के बाद धीरे धीरे, तो पालन पोषण का मतलब आप वातावरण से भी जोड़ सकते हो बच्चों। पालन पोषण का जो अर्थ होता है वो होता है वातावरण। नर्चर लिखा होगा बच्चों, देखो यहाँ पालन पोषण में क्या लिखा है, नर्चर। तो आपके जन्म के बाद जो चीजें आपके अंदर प्रभावित करती हैं तो वातावरण का प्रभाव ठीक ठाक होता है। पालन पोषण को यहाँ पे नर्चर कहा गया है। पालन पोषण शब्द का अर्थ होगा बच्चों वातावरण। पालन पोषण शब्द का अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा, वातावरण हो जाएगा। आप लोगों को कमेंट नहीं दिख रहा शायद, एक मिनट रुकिएगा। नहीं नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है बच्चों,
तो ये दो क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप के थे, बिल्कुल अलग थे। इस टाइप के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, नहीं समझ में आए तो बताना, फिर से समझा देंगे। अभी आगे फिलहाल बढ़ते हैं ना, क्योंकि अभी 28 क्वेश्चन और करने हैं। अगर नहीं समझ में आए परेशान मत होना, इन दोनों क्वेश्चनों को दूसरे तरीके से फिर से एक बार डिस्कस कर, क्योंकि टेढ़ा है बच्चों। तो आपका दूसरा उत्तर यहाँ पे सही है। अब आइए, अब जल्दी जल्दी करिए, फटाफट आप लोग कर जाओगे। अब तेजी से थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। बहुत छोटे बालकों के लिए, बहुत छोटे बालकों के लिए डॉट डॉट समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी पूछ रहा है बच्चों। सोशलाइजेशन की जो प्राइमरी एजेंसी या एजेंट किसे कहा गया है, प्राइमरी एजेंसी या एजेंट किसे माना जाता है बच्चों? तो सबको पता होगा, जो मुद्रा संचार होता है, मीडिया होता है, सेकेंडरी में होता है। धार्मिक संस्थाएं ये सेकेंडरी में होती है। विद्यालय सेकेंडरी का सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है। और तत्कालीन लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, तत्कालीन से क्या लेना दे, परेशान ना हो। परिवार को इसमें किसमें रखा जाएगा? प्राइमरी में। तो आई थिंक सारे बच्चों ने उत्तर इसका दे दिया होगा कि सर हाँ, तीसरे प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही होना चाहिए। राइट, बहुत बढ़िया। सारे बस इसी तरह उत्तर देना। जिस प्रश्न में समय की जरूरत नहीं वहां मत लो, जहां लगता है कि हाँ यहाँ समय चाहिए तो वहां पे समय दिया जाएगा और लिया भी जाएगा ना बच्चों। चलिए, हाँ, तो बहुत सारे आज कुछ नए नाम भी दिख रहे हैं। तो जो नए बच्चे जुड़े उनके लिए एक छोटी सी बात यही है कि क्लास डेली 7 बजे होती है। अगर आपको क्लास का फायदा उठाना है तो कभी कभी क्लास में आने से आपको फायदा नहीं होगा। आप जब डेली जुड़ेंगे तभी आपको फायदा मिलेगा। डेली क्लास में बच्चे जुड़ेंगे तभी आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसलिए कोशिश करिए कि डेली क्लास में रहिए, हाँ, तभी अगर फायदा उठाना है तो। फॉर्मेलिटी करनी तो कोई फायदा नहीं होने वाला बच्चों ना, मतलब जो बच्चे नए जुड़े उनके लिए कह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, जीन प्याजे की थ्योरी की बात कर रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। जीन प्याजे के सिद्धांत में क्रियाओं और विचारों की संगठित प्रणाली, जीन प्याजे के अनुसार, उनके कॉन्सेप्ट के अनुसार, उनके थ्योरी के अनुसार, क्रियाओं और विचारों की जो संगठित प्रणाली होती है, जो व्यक्तियों को उनके जीवन से संबंधित वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और सोचने की स्वीकृति देती है, उसे कहा जाता है। पहला लिखा है बच्चा एडवांस ऑर्गेनाइजर्स, और दूसरा लिखा है कोड्स, टूल्स या स्कीम्स। आप यहां से हमें लगता है आप बहुत आसानी से बता लोगे बच्चों। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन भी अभी तक नहीं पूछा गया है जितने पेपर हमने कराए हैं। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, ये प्रखर अनम, थोड़ा कमेंट, चलिए आप लोग उत्तर बताइए। अच्छा, अनामिका हूं, ठीक है, ओके ओके ओके, अनामिका। चलिए, तो देखो बच्चों क्या कह रहा है कि आपके क्रियाओं और विचारों की संगठित प्रणाली, क्रियाओं और विचारों को संगठित करने की बात कर रहा है। साथ साथ बात किसकी कर रहा है? मानसिक रूप से अगर बात कर रहा है, इसमें मानसिक रूप से बात कर रहा है बच्चों, और साथ साथ प्रस्तुत करने और सोचने की स्वीकृति देते हैं। इसी को बच्चों जीन प्याजे ने क्या कहा है? तो जीन प्याजे ना तो आयोजक कहा है, ना तो संहिता कहा, ना उपकरण, बल्कि जीन प्याजे ने इसी को बच्चों क्या नाम दिया? जीन प्याजे ने इसी को नाम दिया स्कीम्स कहा है। याद रखिएगा, जीन प्याजे ने, नया क्वेश्चन है, जीन प्याजे ने बच्चों इसको क्या कहा है? जीन प्याजे ने इसे स्कीम्स कहा है। चलो बहुत बढ़िया, कई के बच्चों ने सही उत्तर बिल्कुल दिया है। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? ऐसे कोई बात जीन प्याजे ने फिलहाल की ही नहीं ज्यादा, हालांकि हो सकता है कभी कभी रिलेट कर देता है, लेकिन यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को। क्लियर? याद करिएगा इन चीजों को। अगला क्वेश्चन बच्चों कह रहा है, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर, क्या पूछा? जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं? अब देखिए, जीन प्याजे की अवस्थाओं की बात किया जाए बच्चों, क्वेश्चन आप समझिएगा पहले कि किस, जीन प्याजे 4 स्टेप दिए हैं, उन 4 स्टेप से आपको बताना है किस स्टेप में बच्चे दूसरे के विचारों को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं, ठीक। तो उनके ये जो पहला स्टेप लिखा है बच्चों, ये जीन प्याजे जो ऑप्शन में पहला लिखा है, ये जीन प्याजे का है ही नहीं, प्री पोस्ट कन्वेंशनल जो है ये कोहलबर्ग ने दिया है, कोहलबर्ग का तीसरा लेवल है ये तो है ही नहीं। अब ये जीन प्याजे का दूसरा है, अगर दूसरा, और ये जीन प्याजे का तीसरा है, ये जीन प्याजे का चौथा। मतलब जीन प्याजे का जो पहली अवस्था होती है सेंसरी मोटर स्टेज, वो दिया ही नहीं। दूसरी अवस्था होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और चौथी बच्चों होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यही नीचे की 3 दी गई है। अब देखो, जो बच्चों दूसरी अवस्था होती है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसको हम लोग कहते हैं,
इस अवस्था में बालक दूसरों के विचारों को ठीक प्रकार से समझने में सक्षम नहीं होता है। ये फैक्चुअल चीजें हैं, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जीन प्याजे की जो दूसरी अवस्था जिसको हम लोग कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, इस अवस्था में बच्चा दूसरे के विचारों को समझने में सही तरह से सक्षम नहीं होता। और तीसरी अवस्था में बच्चा समझ सकता है, चौथी अवस्था में और अच्छे से समझ सकता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बालक में सही तरीके से जो आती है बच्चों, वो 7 वर्ष के बाद आती है। और अगर एज देखा जाए तो ये वाली आपकी 2 से 7 वर्ष चलती है, ये 7 से 11 हो गई, और ये 11 के बाद या 11 से 15 हो गई। तो आपका उत्तर बच्चों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आई थिंक आप लोगों ने उत्तर बता दिया होगा, बहुत बढ़िया। आयुषी, रुचि, प्रखर यानी अनामिका, अब जो नाम लिखा है वही नाम पढ़ना पड़ेगा, और सौम्या या और जो बच्चों ने दिया है, बहुत बढ़िया है। आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये भी बहुत आसान सा प्रश्न है, इसको सारे बच्चे इसका उत्तर दे देने चाहिए हमारे हिसाब से। ले वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास डॉट डॉट किसका परिणाम होता है? वाइगोस्की के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास होता है बच्चों, वो किस चीज का परिणाम होता है? केवल अनुवांशिक स्वभाव का। वाइगोस्की ने के अनुसार अनुवांशिकता को इंपॉर्टेंट नहीं माना गया है, ध्यान रखिएगा। जीन प्याजे ने अनुवांशिकता को इंपॉर्टेंट माना है, केवल अवलोकन अनुकरण से। अभी रुकिएगा, अब जब इसमें सामाजिक संपर्कता लिखा हुआ है बच्चों, और बात किसकी कर रहा है? वाइगोस्की की, तो आपको ज्यादा कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। आपको बताया गया, याद रखिएगा कुछ शब्द, जैसे सामाजिक सांस्कृतिक शब्द यूज हो, सामाजिक शब्द यूज हो रहा है, सांस्कृतिक शब्द यूज हो रहा है, या सामाजिक सांस्कृतिक या सामाजिक संपर्कता आ रहा है, सांस्कृतिक उपकरण की बात कर रहा है, जेडपीडी की बात करता है, भाषा को इंपॉर्टेंट माना जाता है, और जेडएडी की बात करता है, इसके फोल्डिंग की बात करता है, एमकेओ की बात करता है। ये सारे कॉन्सेप्ट बच्चों किससे जोड़े जाएंगे? ये सारे कॉन्सेप्ट जोड़े जाएंगे किससे? वाइगोस्की के। तो वाइगोस्की महोदय जो सिद्धांत का वास्तव में नाम है वो बच्चों क्या है? सामाजिक विकास का सिद्धांत या सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, राइट? सोशल डेवलपमेंट थियरी या सोशल कल्चर डेवलपमेंट थियरी भी कह सकते हो आप। तो इसलिए आपका उत्तर यहाँ पे सबसे अच्छा सीधा सीधा दिख रहा है, ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है। आप पहचान निर्माण नहीं करते हो, अस्मिता निर्माण का मतलब बच्चा अपनी पहचान बनाने की बात कर रहा है। इंग्लिश देखिएगा, अस्मिता के इंग्लिश से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किसका मानना है कि मानवीय गतिविधियां, अब देखो ध्यान से सुनिएगा, अभी जो पिछले प्रश्न में हम लोगों ने डिस्कशन किया था उसी आधार पे आपको उत्तर यहाँ पे मिल जाना चाहिए। क्या कह रहा? निम्न में से किसका मानना है कि मानवीय गतिविधियां सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में विकसित होती हैं? किसकी बात कर रहा भैया? सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य विकसित होती, और उन परिप्रेक्ष्यों से हटकर उन्हें समझा नहीं जा सकता, मतलब इस चीज को इंपॉर्टेंट माना गया है। अब बताइए, ब्रूनर ने इस चीज को इंपॉर्टेंट माना, आप कहोगे नहीं माना। आसुबेल ने इस चीज को इंपॉर्टेंट माना, आप कहोगे नहीं माना। जीन प्याजे ने तो माना ही नहीं है। तो इसका मतलब आपका उत्तर कौन हो जाएगा? चौथा। यानी पिछले प्रश्न को जो बच्चा समझ के कर लेता है, ये उस प्रश्न का, उसी प्रश्न में इसका उत्तर भी छिपा हुआ है। अगर आप समझना चाहो तो, मतलब समझ रहे हो, उसी में ये उत्तर भी छिपा हो। लगा लिया सभी बच्चों ने चौथा ऑप्शन? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के किस चरण बच्चों में नैतिक तर्क दंड से बचने के लिए हेतु आज्ञा पालन होने पर आधारित होता है? तो बच्चों इन्होंने जो आपके लेवल बताए हैं वो 3 लेवल बताए हैं। पहला बताया है प्री कन्वेंशनल लेवल, तीसरा बताया है बच्चों दूसरा बताया कन्वेंशनल लेवल, और तीसरा बताया है लेट या पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ये 3 लेवल बताए। और ये जो पहला लेवल होता है बच्चों, इसके भी 2 स्टेप होते हैं, और जो दूसरा लेवल होता है इसके भी 2 स्टेप होते हैं, और जो तीसरा लेवल होता है इसके भी 2 स्टेप होते हैं। और इस लेवल में जो पहला लेवल होता है बच्चों, इसमें बालक में नैतिकता बिल्कुल नहीं होती, नैतिकता का अभाव होता है। और दूसरे लेवल में कहा जाता है बच्चों कि बालक जो है माता पिता या अन्य बड़े व्यक्ति द्वारा बनाए गए नियमों की बात करता है, चलता है। और जो तीसरा लेवल होता है बच्चों, इसमें बालक खुद के, यानी बालक एक सैद्धांतिक बालक की तरह कार्य करता है, मतलब स्वयं के द्वारा बनाए गए नियमों सिद्धांतों में एक आदर्शवादी व्यक्ति की तरह कार्य करता है। और जो ये प्री कन्वेंशनल लेवल होता है, इसी का पहला स्टेप होता है बच्चों पनिशमेंट एंड ओबीडियंट, दंड एवं आज्ञा पालन। इसका पहला स्टेप ही होता है बच्चों दंड एवं आज्ञा पालन। इसका पहला स्टेप ही होता है बच्चों दंड एवं आज्ञा पालन, ठीक। और बात किसकी? इसी की कर रहा है ये बात किसकी? दंड से बचने के लिए। तो जब बालक दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन करता है, पनिशमेंट ओबीडियंट किसके अंतर्गत आता है? प्री कन्वेंशनल लेवल के अंतर्गत
अब देखिए प्री कन्वेंशनल लेवल ये लिखा हुआ है, इसमें कन्वेंशनल लेवल लिखा हुआ है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल लिखा है, फॉर्मल तो होता ही नहीं है। आपका सही उत्तर बच्चों पहला ही हो जाएगा। ये क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आया, इसीलिए थोड़ा सा इसमें हमने समय लिया है। वैसे जिस हिसाब से आप लोगों का उत्तर आया है, ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के प्रश्न समझ में आ गया है, जैसा कि आप लोगों का उत्तर दिखाई दे रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। आगे बढ़ा जाए बच्चों। अब आगे थोड़ा सा बहुत जल्द पेडागोजी टाइप के क्वेश्चन कुछ मिलेंगे कि आप बता दो कि संरचनावादी अध्यापक के बारे में आप जानते हो। सबसे पहले ये प्रश्न वही बच्चा अच्छे से कर पाएगा जिसको ये पता होगा कि सर संरचनावाद होता क्या है। देखिए संरचनावाद एक ऐसा कॉन्सेप्ट है या जो आजकल हमारे शिक्षा में चल रहा है, आजकल शिक्षा में इसी कॉन्सेप्ट को अपनाया जा रहा है, जहां बालक को खुद ज्ञान निर्माण करने का मौका दिया जाता है, जहां बालक को करके सीखने का मौका दिया जाता है, जहां बालक सक्रिय रूप से ज्ञान की खोज करता है। तो ये कुछ बेसिक टर्म है संरचना। इस आधार पर देखिए तो पहला कह रहा है बहुत अमूर्त विचारों पर आधारित पाठ तैयार करना, नहीं, क्योंकि सारे बच्चों को आपको ध्यान रखना है, किसी एक बच्चे के लिए नहीं पढ़ा रहे हो या 10% बच्चों को नहीं, सबको लेकर चलना है। अकेले हल करने के लिए बहुत सारी समस्याएं, अकेले नहीं सबको लेकर चलना है। अधिगम का मूल्यांकन अर्धकालीन परीक्षाओं में ये आपका फॉर्मेटिव नहीं समेटिव असेसमेंट की बात कर रहा है, समेटिव असेसमेंट अच्छा नहीं होगा। और चौथा ऑप्शन कह रहा है बच्चों ऐसी गतिविधियां आयोजित करना जिससे विद्यार्थी के अवधारणाओं को चुनौती मिले, मतलब ऐसी एक्टिविटी कराना जहां पे बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग करने के लिए मजबूर हो, जहां बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग करे, जहां बच्चा ज्ञान की खोज करने की कोशिश करे। चुनौती मिलना कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है। अगर बच्चों आप बच्चों को चुनौतीपूर्ण कार्य कराते हैं तो अच्छी बात है। ये चुनौती नॉर्मली तो कहे तो चलो सर नेगेटिव वर्ड है, इसीलिए कहते हैं हर जगह टैग वर्ड से नहीं पहचाना जा सकता। सारे क्वेश्चन आप सोचो पॉजिटिव नेगेटिव टैग बता दिया जाए आप कर लो। टैग तो वो होता है कि जब कुछ क्वेश्चनों में लागू हो जाता है, कुछ में लागू नहीं होता है। तो टैग वर्ड आप तब लगाओगे जहां पे जैसे पेडागोजी टाइप बिल्कुल क्वेश्चन है, या टैग वर्ड तब लगाओगे जब आपको लग रहा है कि हाँ इससे हम सॉल्व कर ले जाएंगे। ध्यान रखना टैग वर्ड हर जगह ना लगाना, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट अपनाना, फिर जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी आप करने लगोगे। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों, ये गार्डनर महोदय हैं, इनसे भी लगभग पेपर में एक क्वेश्चन आपको मिलता है। हवार्ड गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि को शामिल नहीं किया है। बच्चों इन्होंने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में 8 प्रकार की बुद्धियां बताई हैं। अगर देखा जाए 8 प्रकार की बुद्धियों में एक होती है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इन पहली दूसरी इंग्लिश में याद रखा करो, और इंट्रा, इसके बाद किस चाहे हिंदी याद करो चाहे इंग्लिश याद करो, कोई दिक्कत, 2 तो ये हो गई। एक बच्चों इसी में होती है भाषाई बुद्धि, एक इन्होंने बताई है तार्किक गणितीय बुद्धि, एक इन्होंने बताई है स्थानिक बुद्धि, एक इन्होंने बताई है बच्चों शरीरगत की बुद्धि, शरीरगत की बुद्धि। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। इसके अलावा बच्चों एक इन्होंने बताई है भाषाई हो गए संगीत बुद्धि, और एक और लास्ट याद रखना प्राकृतिक बुद्धि। ये 8 प्रकार की बुद्धियां इन्होंने बताई हैं जो प्रत्येक बालक की अलग अलग योग्यता को दर्शाती हैं, प्रत्येक बालक में विलक्षण योग्यता को दर्शाती हैं। अब देखिए प्राकृतिक बुद्धि दिया है इन्होंने, स्थानिक बुद्धि भी दिया हुआ है, और अंतः व्यक्ति देखो, ये देखो इंटरपर्सनल, ये हमने पहले नंबर पे ही लिखा था, ये दिया ही है। इसका मतलब जो बोधन बुद्धि है, ऐसी कंप्रीहेंसिव इंटेलिजेंस की बात इन्होंने नहीं किया है, यानी इन्होंने अपने 8 प्रकार में कंप्रीहेंसिव इंटेलिजेंस नहीं दिया है। ठीक, तो आपका उत्तर बच्चों क्या हो जाएगा, सी इज द राइट ऑप्शन। आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चल रहे हैं सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11। अब इसमें थोड़ा सा पहले आपको कथन दिखा दिया जाए, फिर आगे बात करते हैं। पहले कथन पढ़ लीजिए, सही या गलत इसकी पहचान कर लेते हैं, फिर ऑप्शन आपको दिखाए जाएंगे। देखिए पहले क्या कह रहा है बच्चों कि जब शुरुआत में कोई शिक्षिका, ध्यान दीजिए इसमें पहले सही गलत पहचानी, जब शुरुआत में कोई शिक्षार्थी किसी समस्या को हल नहीं कर पा रहा हो तो अध्यापिका को उसे बोल बोल कर सोचने के लिए, सोचने की, अब कहते सर बोल बोल कर, अरे टीचर कहती है ऐसे कर लो, ऐसे करो, ऐसे हो सकता है क्या, मतलब बच्चे को ऐसा करके आप मोटिवेट करो को करने की कोशिश करे, तो इसका मतलब बच्चों ये बात अपने स्थान पे सही है। पेडागोजी नियम के अनुसार ये बात सही है, पढ़ाने के तरीकों के हिसाब से ये तरीका सही है। दूसरा यानी आर कह रहा है मौखिकीकरण, यानी जो बोल बोल के किया जा रहा है इसको मौखिकीकरण कह दिया, या अलग से लिख दिया मौखिकीकरण, और बोल बोल कर सोचना विचारों को क्रमित करता है, यानी आपके विचारों को बढ़ाता है, फायदा मिलता है, और दी गई समस्या को हल ढूंढने में मदद करता है। इस प्रकार से जब टीचर आपको कराता है, इसका मतलब सेंटेंस तो जुड़ा ही है, तो दिख ही रहा है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये तो दिख रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसका मतलब ये भी सही है आपका, दोनों बातें सही है। और देखा होगा
आर में जो ए में बातें कही गई हैं उसी बातें को आर में एक्सप्लेन किया गया है। और ये बताइए एक बार कमेंट करके आप लोग कि ये आप समझ गए इस बात को। जरा ऑप्शन देख लिया जाए फिर। ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी हमारे हिसाब से, क्योंकि बहुत बेसिक सी बात है, ये बहुत बेसिक सी बात है, तो समझ में आ गई। तो जरा ऑप्शन देख लिया जाए फिर हम लोग। चले बढ़िया, आते हैं। तो ऐसा ऑप्शन पहला ही है बच्चों कि ए और आर दोनों सही हैं। हमेशा देखिएगा, कभी कभी ये ऑप्शन ऊपर नीचे भी कर देता है। ये मत सोच लीजिएगा कि ऑप्शन सब में जिस तरह इस पेपर में वैसे ही होगा, आंख मूंद के ना लगा देना, कभी कभी ऑप्शन ऊपर नीचे कर देता है, ये बात ध्यान रखना। फिलहाल इस ऑनलाइन पेपर में ऑप्शन इसी टाइप के हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हो सकता है ये वाला लास्ट में ले जाए, लास्ट वाला पहले ले आए। तो पढ़ के करिएगा। यहाँ तो चलो अभी जितने ऑनलाइन पेपर जो हम लोग करा रहे हैं, जो 22-23 वाले, उसमें सब में इसी तरीके का ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं, फिक्स है सब। लेकिन जरूरी नहीं पहला तीसरे पहुंच गया, तीसरा पहले, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ध्यान से एग्जाम में पढ़ के करिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा हमारी। तो दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या भी कर रहा है। कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक टीचर को क्या, सबको पता होगा जेंडर रूढ़िवादिता का मतलब जो हम किसी आधार पे बच्चे को कार्य के आधार पर डिवाइड करते हैं कि भैया ये काम लड़कियों का है, ये काम लड़कों का है, ये कलर लड़कियों का है, ये कलर लड़कों का है, घर का काम लड़कियां करेंगे, बाहर काम लड़के करेंगे, ऐसी कोई बात होती है तो रूढ़िबद्ध धारणा को दर्शाता है। ठीक, अब इस चीज को कक्षा में रोकने के लिए टीचर क्या करेगा, सिंपल तरीका है कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल दे जिसमें लड़के जो है घर के काम करने में दक्ष हों, ऐसा कोई एग्जाम्पल, बहुत अच्छे सैफ का एग्जाम्पल दे दे। और लड़कियां जो एरोप्लेन उड़ा रही हैं, देश की सेवा करें, ऐसे लड़कियों को एग्जाम्पल दे। तो ये रूढ़िबद्ध धारणा को समाप्त करने वाले एग्जाम्पल होंगे। अब ऑप्शन ढूंढिएगा। अंतर जेंडर पारस्परिक तो प्रतिबंधित, ऐसा कुछ करना ही नहीं है। दूसरा कह रहा जेंडर भेदभाव की चर्चा करने से बचा जा, देखो बचने की बात इसका मतलब नहीं हो सकता। ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाए, देखो जो बात किया वही डिक्टो दिया हुआ है। ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाए जो उन रूढ़िवाद धारणा को चुनौती दें, जैसे कह देना कि एक महिला हवाई जहाज उड़ाते हुए, ऐसा कोई एग्जाम्पल बताएं। या हम बात कर लें जो है कोई बहुत जैसे एक महिला ऑफिसर नाम सुना, किरण बेदी, इनकी बात करें। और एक सैफ के रूप में किसी की बात, देखो ये कितना फेमस हुआ खाना, जबकि वास्तविकता में खाना बनाना ये कहा जाता है लड़कियों का काम है। रूढ़िबद्ध धारणा में क्या मानना है कि घर का काम लड़कियां करेंगे, बाहर काम लड़के करेंगे। ये रूढ़िबद्ध धारणा की बात हो रही है, राइट। आई थिंक चौथा पढ़ने की जरूरत नहीं। रोजमर्रा की गतिविधि जेंडर पक्षपात किया जाए, ये तो वैसे भी गलत है करना। इसका मतलब आपका सी ऑप्शन बच्चों यहाँ पे सही है। चलिए अब जरा इसको पहले पढ़ते हैं फिर उत्तर लगाते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 1 2 3 4 दिए गए, इसके आधार पे ऑप्शन नीचे दिए गए हैं आपको, पहले इसको पढ़ लेते हैं। एक अध्यापक के तौर पर आप अपनी कक्षा में मौजूद व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अपनाने के लिए निम्न में से क्या करोगे। बात किसकी कर रहा है बच्चों, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अपनाने के लिए एज ए टीचर आप क्या करोगे, कौन से ऑप्शन सबसे अच्छे माने जाएंगे, उस आधार पर लगाना है। देखिए पहला कह रहा है बच्चों मिश्रित योग्यता, मतलब एक ऐसा ग्रुप बनाना जिसमें कई तरह के बच्चे हों, इसका मतलब ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस से जुड़ा हुआ है, सही है। पाठ्यक्रम को समृद्ध करना, यानी पाठ्यक्रम को बच्चों क्या करना, पाठ्यक्रम को समृद्ध और ऐसा पाठ्यक्रम बनाना जिसमें सभी बच्चों को फायदा मिले, ठीक है। अध्यापन चाइल्ड सेंटर्ड चीजों को, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को फॉलो करना, इसका मतलब पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों अपने आप में सही। अब जरा चौथा पढ़ लेते हैं। विद्यार्थियों को नामकरण करना, मतलब बच्चों को क्या करना, लेबलिंग करने की बात कर, देखो इंग्लिश देखो, लेबलिंग करने की बात कर रहे हैं। और लेबलिंग करना बच्चों टीचिंग नॉर्म्स के हिसाब से, पेडागोजी के हिसाब से गलत माना गया है। आप बच्चों को किसी भी आधार पे लेबलिंग नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब बच्चों आपका जो जिस ऑप्शन में पहला, दूसरा, तीसरा दिया होगा वही सही होगा। अब ऑप्शन देख लीजिए बच्चों, ऑप्शन आपके सामने है, इसमें पहला दूसरा है, इसमें पहला दूसरा और तीसरा दिया है, यही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें दूसरा, तीसरा और चौथा दिया है और इसमें दिया है दूसरा और चौथा। इसका मतलब आपका सेकंड नंबर का ऑप्शन, सेकंड नंबर का ऑप्शन बच्चों आपका ए बी सी, मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जिसमें दिया होगा वही उत्तर लगा लिया जाए। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए क्या जरूरी है। समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग, एक ऐसी थिंकिंग जहां पे बालक अपने विचारों को प्रस्तुत करे, जहां पे बालक किसी भी समस्या के संबंध में कई तरह के समाधान प्रस्तुत करे,
जहाँ पे बालक अब डाइवर्जेंट अपसारी चिंतन करे, और जहाँ पे बच्चा क्रिएटिव हो, कुछ इस टाइप की बात क्रिटिकल थिंकिंग में करते हैं। ऑप्शन देखते हैं। कक्षा में चर्चा और बहस को टाला जाए, टाला ना जाए बच्चों बल्कि किया जाए, टाल नहीं सकते, गलत। विद्यार्थियों को चिंतन करने का समय दिया जाए, अभी रुकिए और ऑप्शन पढ़े। याद करने पर रटने पर बल दे रहा है, गलत। और विद्यार्थियों को सहयोगात्मक कार्य देने से बचा जाए नहीं बल्कि दिया जाए। अब देखो इसमें समालोचनात्मक चिंतन में दूसरे टाइप का ऑप्शन दे दिया। बच्चे के चिंतन को तभी फायदा मिलेगा, यानी समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए क्या करो, जब उनको थिंकिंग के लिए प्रॉपर समय दोगे, आप उनको मौका दो, समय दो, अवसर दो, तभी फायदा मिलेगा। तो इसमें अलग टाइप के ऑप्शन आ गया, लेकिन बेस वही चीज है वही जो हम लोग समझते हैं। तो इसलिए आपका उत्तर बच्चों यहाँ पे दूसरा ही सही होगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आज आप लोग बिल्कुल सही चल रहे हो, लगभग आपके प्रश्न सही हो रहे हैं। इसका मतलब आज हम उम्मीद कर सकते हैं, अब 12-15 पेपर करा दिए हैं, अब आपसे उम्मीद कर सकते हैं आप 22, 23, 24 क्वेश्चन सही करोगे। अब थोड़ा सा आप लोगों से ये डिस्कस किया करेंगे किसके बच्चे कितने क्वेश्चन सही हुए, ये आप चेक करा करो जरूर। सेल्फ इवेल्युएशन बच्चों अपना जरूरी है कि अगर जो बच्चा रेगुलर जुड़ा हुआ है 12-15 पेपर करने के बाद क्या आप इस 50% लेवल क्रॉस कर पाए। अगर आप 50% क्रॉस कर पाए हो, ज्यादा आपने पढ़ा नहीं, केवल पेपर से 50% क्रॉस कर रहे हो, इसका मतलब सब कुछ सही चल रहा है। बस ऐसे ही चलने दो, अभी 2 महीने 2.5 महीने का समय, बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, तो ध्यान रखिए, लास्ट में जरूर बताइए किस बच्चे ने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सही किए हैं। और ध्यान रखिएगा, मतलब झूठ मत बोलिएगा ना, कई बार होते हैं सर हमारे 30 में 30 सही हो गए, कोई कहते सर 30 में हमारे 32 सही हो गए, कोई भरोसा नहीं भाई। हाँ, ऐसा भी हो सकता है 30 में 32 सही हो, काउंट कर लो जल्दबाजी में कि सर 30 में 32 कर दिए, जबकि ऐसा संभव नहीं है। एक ही कंडीशन में संभव, वो कंडीशन बाद में बताएंगे। 30 में 32 कैसे सही होंगे, ये संभव है, लेकिन वो कंडीशन यहाँ नहीं बताएंगे आप लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका बच्चों, अधिगम हेतु मूल्यांकन, असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात कर रहा है। असेसमेंट फॉर लर्निंग किस प्रकार का होना चाहिए, एग्जाम सेंटर्ड होना चाहिए, मानदंड यानी नॉर्म रेफरेंसेस होने चाहिए, फॉर्मेटिव होने चाहिए या स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो याद रखिएगा असेसमेंट फॉर लर्निंग जो पार्ट होता है बच्चों, किसका होता है, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट का ही पार्ट होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट से ही हमेशा जोड़ा जाता है किसको, असेसमेंट फॉर लर्निंग को। इसलिए आपको उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रचनात्मक, फॉर्मेटिव। अब फॉर्मेटिव का मतलब कई बार देखो क्वेश्चन में फॉर्मेटिव से पूछ लेता है कि फॉर्मेटिव का तात्पर्य होता है या फॉर्मेटिव बढ़ाने के लिए क्या करोगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए क्या करोगे। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत ही असेसमेंट फॉर लर्निंग आता है, और इसी से सेल्फ असेसमेंट को भी जोड़ा जाता है, याद रखिएगा। तो आपका उत्तर यहाँ पे क्या सही हो गया, तीसरा, बाकी की जरूरत नहीं है, 16 नंबर। चलिए जरा इसको क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर ऑप्शन दिखाते हैं आपको, क्योंकि अभी ज्यादा छोटा हो जाएगा तो ऑप्शन दिखेंगे नहीं ना। पढ़िए पहले, पहला कह रहा है विभिन्न सजाती समूहों से संबंधित विद्यार्थियों से युक्त कक्षा में, मतलब एक ऐसा क्लास जिसमें कई प्रकार के बच्चे हैं, एक ऐसा क्लास जिसमें कई तरह के बच्चे हैं, ठीक, यानी ये समावेशी क्लास की बात कर रहा है। आप बात समझ रहे हो भाई, समावेशी कक्षा में तो कई प्रकार के बालक होते हैं, या इंडिविजुअल डिफरेंसेस जिस क्लास में हो, तो क्लास सब में होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो बात तो समावेशी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की ही कर रहा है। हाँ, विभिन्न समजातीय समूहों से संबंधित विद्यार्थी युक्त कक्षा में एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए, जो हम समावेशी शिक्षा में करते हैं वही चीज करना है, जो नॉर्मली पेडागोजी में नॉर्म्स बताएंगे कि आपको ऐसा करना चाहिए, वही चीज देखना है। पहला, विद्यार्थियों को समान आधार पर वर्गीकृत करना। आपको बताया कभी भी पेडागोजी में किसी भी आधार बच्चे को आप वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं, किसी भी आधार बच्चे को आप वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब ये गलत हो गया। तो इसके बाद कह रहा है ऐसी चर्चाएं करनी चाहिए जिससे विविधता के प्रति स्वीकृति और सम्मान पैदा हो, ये हो सकता है, अभी रुक जाइए। तीसरा पढ़िए, प्रभुत्ववादी की बात कर रहा है, संस्कृति पर आधारित मानकीकृत पाठ्यक्रम। आपको सबको पता होगा कि पाठ्यक्रम जो होना माना गया, मानकीकृत पाठ्यक्रम को अच्छा नहीं माना गया, बल्कि पाठ्यक्रम जैसे स्टैंडर्ड कैरिकुलम की बात नहीं बल्कि फ्लेक्सिबल कैरिकुलम को अच्छा माना गया, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। और चौथा, विद्यार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए, जबकि इस चीज की बात अगर करें तो व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान देना, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। इसका मतलब सबसे अच्छा ऑप्शन, ऐसी चर्चाएं करनी चाहिए जिससे विविधता यानी डाइवर्सिटी के प्रति बच्चों में सम्मान और स्वीकृति बढ़े, इसका मतलब दूसरा उत्तर आपका सही हो गया। जो क्वेश्चन थोड़ा सा लगे, ये हो सकता है उसको रुक के अगला ऑप्शन पढ़िए, बिना चारों ऑप्शन पढ़े कभी भी उत्तर मत लगाइएगा, ध्यान से चारों ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, जल्दबाजी में एक क्वेश्चन ना करिए गलत। नहीं, कई बार होते हैं कि पता चले आप एक नंबर आपको 90 चाहिए तो एक नंबर ही गड़बड़ा गए, और जिसमें 2-3 क्वेश्चन आप गोला करने में जो आपको सही करना चाहिए तो वो गलत कराए, तब बहुत पछतावा होता है। जब 2-4 नंबर से फेल होते हैं हम
और 2 4 5 क्वेश्चन हम जानबूझ के हमसे मतलब गलती हो जाती जो होनी नहीं चाहिए थी, उस समय पछतावा बहुत होता है। अगर आपको 90 चाहिए 70 आते या 60 आते तो आपको उतना पछतावा नहीं होता। जब 2 4 5 नंबर से फेल होते तो ज़्यादा पछतावा होता है कि हमारे पास मौका था, हम क्रॉस कर सकते थे, लेकिन अपनी गलतियों से हम क्रॉस नहीं हो पाए, जबकि हमें चीज़ें आती थी। ये गलती एग्जाम में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर बच्चे जब एग्जाम दे के आते हैं बाद में दोबारा पढ़ने तो यही कहते हैं सर हमने गोला करने में गलत कर दिया। ये गलतियां नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना इस बात को, फिर उसके लिए फिर कोई हमारी जिम्मेदारी नहीं हो सकती। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप लगा सकते हो। आपका स्कूल विभिन्न सुविधाओं की पहुंच पाने के लिए एक ऐसी सीढ़ियों, दरवाजों और दूसरे के वास्तुकला संबंधित स्वरूपों द्वारा पैदा की गई बाधाओं को दूर करने के लिए अपनी आधारभूत संरचनाओं में सुधार कर रहा है। ऐसा करके स्कूल प्रोत्साहित कर रहा है, क्या कर रहा है, इस चीज को देखो, विभिन्न सुविधाएं पाने के लिए सीढ़ियां, दरवाजे और दूसरे वास्तुकला, इसका मतलब ये अलग अलग कल्चर से भी जोड़, कई वास्तुकला की बात कर रहा है, कल्चर से भी जोड़ सकते हो। अगर एक चीज समझो बच्चों, विभिन्न सुविधाओं, अलग अलग सुविधाएं उपलब्ध क्यों करा रहा है, ताकि जो कक्षा में विविधता होती सब बच्चों को फायदा मिले, सबको फायदा मिले। और पहुंच पाने के लिए सीढ़ियों, दरवाजों और दूसरे वास्तुकला संबंधित स्वरूपों द्वारा पैदा की गई बाधाओं को, इससे जो समस्याएं हैं तो उसको दूर कर रहा है, अलग अलग चीजें कर रहा है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली समावेशी शिक्षा की बात कर रहा है। ऐसा समावेशी शिक्षा में किया जाता है, हमारी शिक्षा में यही चल रहा है कॉन्सेप्ट, हाँ, या इंडिविजुअल डिफरेंसेस को के हिसाब से चीजों को चलाया जा रहा है। तो ऐसा करके स्कूल मुख्य धारा से जोड़ रहा है नहीं, बल्कि बहिष्करण तो हो नहीं सकता, और एकीकरण में ऐसा कुछ बात नहीं होती। इसी को इंक्लूसिव कहा जाता है। बालक यहाँ पे जो वो कर रहा है इसी को समावेशन कहा जाता है बच्चों। ये क्या हो रहा है, इसमें समावेशन हो रहा है, देखो ध्यान से पढ़ो, एकीकरण नहीं हो रहा बच्चों। एकीकरण में इसमें कहाँ बात की गई, ऐसी कोई बात नहीं। जब आपके पास समावेशन लिखा है ना, ऐसा कर रहा है तो सब, ताकि सभी की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरा करने में, यानी सारे बच्चों को फायदा इससे पहुंचे। जब सभी बच्चों को फायदा पहुंचाने के अलग अलग टाइप की चीजें की जा रही हैं, इसको इंटीग्रेशन नहीं कहा जाएगा। वो किस जीन प्याजे के अकॉर्डिंग, किसी के अकॉर्डिंग अलग बात हो जाती है, वो नहीं पूछता, वो अलग कॉन्सेप्ट होता है। तो ये समावेशी शिक्षा की बात कर रहा है, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहा है। फिलहाल इंक्लूसिव लिखा है, एजुकेशन नहीं लिखा, तो क्या हुआ, समावेशन इसी को कहा जाता है, इसी को समावेशन कहते हैं। अभी देखो पिछले पेपरों में समावेशन क्वेश्चन में आता था, ऑप्शन अलग तरीके के होते थे। अब क्वेश्चन अलग तरीके का और समावेशन ऑप्शन में आ गया, यही तो होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। हीण दृष्टि से जूझते विद्यार्थियों के समय, मत ऐसा विद्यार्थी जिसको कम दिखाई देता है, ध्यान दीजिएगा, मतलब वो ठीक प्रकार से देख नहीं पाता है, ये हमेशा याद रखिएगा। लो विजन की बात कर रहा है, पार्शियल रूप से जो है दृष्टिबाधित है, ऐसा कह सकते हो। एक अध्यापक को क्या क्या देने से बचना चाहिए, मतलब ऐसे विद्यार्थियों के लिए क्या 4 ऑप्शन में से क्या ठीक नहीं है, तभी तो अध्यापक को बचना चाहिए। पहला, दृश्य अव्यवस्थित नोट्स, रुक जाइए, लेंस अगर देते हो, आवर्धक लेंस देते हो तो बच्चे को फायदा मिलेगा। और आपसे पूछा किस चीज से बचना चाहिए, मतलब नहीं वाला ऑप्शन लगाना है, ये हटा दो। और बच्चे को कम दिखाई दे रहा है तो ऐसी बुक दो जिसमें बड़े बड़े अक्षर में लिखे हो, ये भी उससे फायदा पहुंचेगा। और फायदे के नहीं, किस चीज से नुकसान हो सकता है वो बचना होगा। और मानचित्र और स्पर्श करने वाले, तो जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता, कम दिखा, उनके लिए स्पर्श वाली चीजें यूज कर सकते हो, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब अगर उसको दृश्य देखने वाले अव्यवस्थित तरीके की चीजें अगर नोट्स दोगे तो इस चीज से बच्चों को नुकसान होगा, इसलिए एक अध्यापक को इस चीज से बचना चाहिए। इसलिए एक अध्यापक को पहला ऑप्शन जो कह रहा है उस चीजों से बचना चाहिए। तो आपका सही उत्तर बच्चों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आपका सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों कह रहा है, पढ़िए क्वेश्चन पढ़िएगा, ये आप कर लोगे। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, एक नहीं कम से कम 6 7 8 बार ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, अलग अलग तरीके से फिलहाल करते आए हैं। अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार से जूझते यानी एचडीएचडी की बात कर रहा है बच्चों। पहले क्वेश्चन पढ़िए, एचडीएचडी से जूझते विचारों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिएगा, सुनिएगा, इसको चाहे तो नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। जिस बच्चे को एडीएचडी होता है वो क्या होता है, उन्हें किसी एक कार्य का लंबे समय तक एकाग्र होने में क्या होता है, समस्याएं आती हैं, ये सही है। लेकिन हमें क्या लगाना है बच्चों, नहीं वाला ऑप्शन लगाना है। दूसरा कह रहा है वे अक्सर वस्तुओं को कुलबुलाते रहते हैं और मतलब चीजों को लेकर बेचैन टाइप के दिखते हैं या ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हैं, ये बात भी सही है। वे किसी कार्य पर काम करते हुए आसानी से विचलित हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं, और उनकी लंबी और स्थिर अवधान अवधि होती है, जबकि उनकी अवधान अवधि लंबी नहीं होती है। अवधान अवधि लंबी नहीं होती है, ये लिखा होता तो ये चारों ऑप्शन सही हो जाते।
मतलब वो अपने आप में एडीएचडी के अकॉर्डिंग सही होता। ये जो लाइन लिखी गई है एडीएचडी जो विकार है इसके अकॉर्डिंग ये गलत कह रहा है। मतलब उनकी काफी लंबी और स्थिर अवधान अवधि नहीं होती है, नहीं होती है। और आपसे पूछ क्या रहा है बच्चों, पूछ रहा है कौन सा एडीएचडी से बालकों संबंधित नहीं है, तो यही एक सेंटेंस उससे संबंधित नहीं है। ठीक, यही एक सेंटेंस उससे संबंधित नहीं है। बताओ क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। ऐसे टेढ़े क्वेश्चन जब भी पूछता है ज्यादातर बच्चों को हमने देखा फंस जाते हो। और फंसने का रीजन केवल एक ही है कि आप क्वेश्चन पूछ क्या रहा है उस चीज को ध्यान नहीं देते हो और अपना दिमाग लगा देते हो। तो ये चीज जरूरी आपके लिए बार बार है, क्योंकि ये चीज अक्सर हमने देखा है ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासों के बच्चे इस टाइप के प्रश्न में फंसते हैं। आपसे पूछ क्या रहा ये तो समझो बात पहले। एडीएचडी से जूझते जो बच्चे जिनको होता है वो कौन सा कथन उस हिसाब से सही नहीं है। तो पहला तो एडीएचडी के अकॉर्डिंग सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही, यही ऑप्शन एडीएचडी के अकॉर्डिंग गलत है। इसका मतलब यही आपको उत्तर हो जाएगा बच्चों। यही ऑप्शन एडीएचडी के अकॉर्डिंग गलत है, इसलिए आपका यही उत्तर हो जाएगा। तो क्या ऑप्शन लगाओगे? चौथा। चौथा ऑप्शन इसमें बच्चों सही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है एक स्कूल में एक प्रतिभावान विद्यार्थी को कुछ श्रेणियों को छोड़कर सीधे उच्च श्रेणियों में पदोन्नति, जैसे होता ना कि क्लास 6 का बच्चा है तो उसे अच्छा है प्रतिभाशाली, 7 ना पढ़ा के डायरेक्ट 8 में एडमिशन दे दिया गया, ऐसी बात कर रहा है। प्रतिभावान विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए इस स्कूल में किस उपागम का उपयोग किया जा रहा है? बच्चों जब कभी ऐसा पूछा जाए श्रेणी एक छुड़वाकर अगली श्रेणी में बढ़ा दिया जाए, या क्लास 6 में आप पढ़ रहे हो बहुत अच्छे हो पढ़ने में गिफ्टेड हो तो आपको डायरेक्ट 7th में ना डायरेक्ट 8 में एडमिशन दे दिया जाए, इस चीज को एक्सीलरेशन कहा जाता है। याद रखिएगा एक्सीलरेशन कहा जाता है, ये नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। इस टाइप की चीजें जब की जाती है, सीढ़ियां गैपिंग कराई जाती है, क्लास गैपिंग कराई जाती है और अगले क्लास में प्रतिभावान विद्यार्थी को एडमिशन दिया जाता है, तो इस चीज को बच्चों क्या कहा जाता है? इस चीज को एक्सीलरेशन कहा जाता है। समृद्धिकरण नहीं, प्रोत्साहन नहीं, संश्लेषण नहीं, बल्कि ये याद करने वाला फैक्ट है, एक्सीलरेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका अर्थपूर्ण अधिगम हेतु। अर्थपूर्ण अधिगम हेतु कक्षा में ऐसी संस्कृति विकसित करनी चाहिए, अर्थपूर्ण जहां बच्चे को अच्छे तरीके सीखे, करके सीखे, सक्रिय रूप सीखे, ये अर्थपूर्ण अधिगम हुआ। कक्षा में ऐसी संस्कृति विकसित करनी चाहिए जहां विद्यार्थियों को डॉट डॉट से मतलब अवसर मिले। उत्तर पॉजिटिव ही होगा, ये कंफर्म हुआ। इस तरीका भी कभी कभी उत्तर आप हटाना भी सीखो तो ये तो पता है कि पॉजिटिव ही होने वाला है। प्रतिस्पर्धा कभी आप नहीं करा सकते हो। हाँ, दूसरा हो सकता है रटने की बात कर रहे हो तो गलत है, और निष्क्रिय हो रहे हो तो भी गलत है। उत्तर होगा आपका दूसरा। इस टाइप के आप अगर प्रैक्टिस करोगे जैसा अभी हमने सॉल्व किया है, इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत अच्छा है क्वेश्चन। अगर जिस टाइप से अभी हमने किया आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, आपके पास भी आ जाएगा। कि आपको पता है कि प्रश्न बिल्कुल परफेक्ट है, पॉजिटिव है, उत्तर भी पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो प्रतिस्पर्धा जो होती है निगेटिव हो गया, और रटने की बात कर निगेटिव हो गया, निष्क्रिय रूप से कोई बात कर रहा है निगेटिव हो गया, और ज्ञान निर्माण करने की बात कर रहा है अर्थपूर्ण अधिगम। पता है जहां बालक स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, जहां बालक सक्रिय रूप से ज्ञान की निर्माण करता है, जहां बालक स्वयं ज्ञान की खोज करता है, हाँ, जहां बालक करके सीखता है, यही अर्थ आपका संरचनावादी कक्षा से जोड़ा जाता है। यही इसी चीज को हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग से जोड़ेंगे, थोड़ा सा चीजों को इधर उधर करके। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। एडीएचडी प्रॉब्लम है। चलो अब किसी दिन एक काम करते हैं, 4-5 कॉन्सेप्ट उठाते हैं, जैसे एडीएचडी हो गया, स्वलीनता वगैरह हो गया, इस टाइप के कुछ कॉन्सेप्ट फिर आपको थ्योरेटिकल यूट्यूब पे ही पढ़ाते हैं। एडीएचडी में अक्सर देखा है क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया तो आप कर जाते हो, और थोड़ा सा घुमाता है क्वेश्चन, यदि क्वेश्चन घुमाया तो आप फंस गए। केवल आपकी अंडरस्टैंडिंग की बात है बस, और कुछ भी नहीं है। चलो किसी दिन एडीएचडी डिटेल में पढ़ते हैं फिर। केवल एक क्लास में एडीएचडी 10-15 मिनट 20 मिनट जो भी लगेगा वही पढ़ा देते हैं। विद्यार्थियों को डॉट डॉट बनने के लिए सुसंसाधित करना चाहिए, मतलब बढ़ावा देना चाहिए, फैसिलिटी उपलब्ध करानी चाहिए। किसके लिए? स्वतंत्र विचारक, आश्रित विचारक, निष्क्रिय विचारक, उच्च श्रेणी के प्रतिद्वंदी। आप कहोगे सर ये नहीं होगा, ठीक, निष्क्रिय नहीं होगा, आश्रित अधिगम करता नहीं बच्चों। आप स्वतंत्र रूप से चीजों को करो, आपको पूरी स्वायत्ता दी जाएगी, पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी। इसका मतलब इसका उत्तर भी आसानी से मिल गया। और इसका उत्तर बच्चों क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा बिल्कुल बच्चा। एक बच्ची अभी जुड़ी, गुड इवनिंग, नाम क्या लिखा है? मिस एससी। जरा अपना सही नाम बताना, वैसे आई थिंक पुरानी बच्ची हो लेकिन नाम
खैर अपने हिसाब से आप लिखते हो, ठीक है, जो अच्छा लगता है वो करो, लेकिन एक बार पता चल जाता है ना, हाँ हो कौन भाई, कम से कम यहाँ पे आपकी पहचान आपकी नाम है। हाँ, यहाँ पे आपकी पहचान बच्चों क्या है, ऑनलाइन क्लासों में आपकी पहचान आपका चेहरा नहीं होता, आपका नाम होता है। ऑफलाइन क्लासों में आपकी पहचान आपकी नाम नहीं होती, आपका चेहरा होता है, जस्ट उल्टा होता है। हाँ, तो हमें नाम ही याद है, हाँ ये बच्चा रेगुलर, खैर जो बच्ची है ये बच्ची या बच्चा जो भी है ये रेगुलर आ रहा है, इतना तो याद है नाम देख के। चलो कोई, इंडिपेंडेंट थिंकर, स्वतंत्र विचारक हो गया। नेक्स्ट आते हैं, चलिए पढ़िए जरा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, सही और गलत की पहचान करिए, फिर आगे बात बाद में करते हैं, मतलब आगे करते हैं। शुरुआती उम्र से ही हमारा मस्तिष्क वास्तविक सांसारिक परिवेश से जुड़ी विषय वस्तु को सीखने में सक्षम हो जाता है। अब मजा आएगा इसमें, ये बढ़िया है। और दूसरा आर कह रहा है, प्राथमिक स्तर विद्यालयों को अमूर्त विषय वस्तु और पुस्तकी अधिगम पर बल देना चाहिए। पुस्तकी ज्ञान की जब बात कभी करे, और खास करके शुरुआती वर्षों में, क्या बाद में भी अगर करता है तो उतना अच्छा नहीं माना जाता। तो यहाँ तो शुरुआती स्तर की बात करें, इसका मतलब आर जो है ये आपका गलत है, ये गलत है। अब इससे आपको ये समझ में आया कि सर हमारा पहला और दूसरा ऑप्शन, पहले ऑप्शन में ए आर दोनों सही है, दूसरे ऑप्शन में ए आर दोनों सही है, एक में व्याख्या करता है एक में नहीं करता, वो हो नहीं सकता। अब अगर इसको आपने पहचान लिया सही की गलत, तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। जरा कम बताइए क्या उत्तर होगा, आप लोग लगाओ जरा उत्तर इसका। ए राइट है और रॉन्ग है, नहीं बच्चा इसमें आर तो रॉन्ग हो गया, हाँ बिल्कुल आर रॉन्ग हो गया। अब ए बताओ ए क्या है, और तो रॉन्ग हो गया बिल्कुल, और भी बच्चे कमेंट करें। ए तो आपका जो है आर तो रॉन्ग हो गया, फॉल्स हो गया, वो समझ में आ गई बात। ए राइट है और रॉन्ग है, ए राइट है और रॉन्ग है, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखते हैं जरा आप लोगों की बात कहाँ तक सही। ये तो रॉन्ग है, पता है पहले ही। शुरुआती वर्ष में हमारा मस्तिष्क वास्तविक सांसारिक परिवेश जुड़ी विषय वस्तु को सीखने में सक्षम हो जाता है, और इसीलिए कहा गया है, अपनी जो एनईपी कहती है कि बच्चों कि शैशवावस्था में 0 से 5 वर्ष में या 0 से 6 वर्ष में बच्चे का 85% माइंड जो होता है वो डेवलप हो जाता है। ये एनईपी भी मानती है कि बच्चों का 80%, याद रखना एनईपी के अकॉर्डिंग इस अवस्था में बच्चों का 85%। मीनू है, अब समझ गए। ओके ओके ठीक है, चलो बात नहीं, अब नाम याद हो जाएगा। तो ये बात भी बच्चों क्या बताया कि ये बात बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि ऐसा एनईपी मानती है कि बालक का जो शैशवावस्था इन्फेंसी में होता है 85% माइंड डेवलप हो जाता है, इसलिए आपका ए सही है, आर गलत है। चलिए चेक करते हैं, ऐसा ऑप्शन तीसरा में होना चाहिए, हाँ तीसरा ही दिया हुआ है, ए सही है लेकिन आर गलत है, ए सही है लेकिन आर गलत है। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है, अधिगम अधिक प्रभावशाली होगा, यानी लर्निंग प्रभावशाली होगा कब, जब, ऑप्शन पढ़िए, विषय वस्तु अत्यधिक जटिल हो, कभी नहीं होगा। अध्यापक को शिक्षण शास्त्रीय व्यवहार हो, हाँ ये हो सकता है। हाँ कैसा व्यवहार, टीचर पेडागोजिकल बिहेवियर, हाँ ये हो सकता है, अभी रुकिएगा। और कभी एग्जाम सेंटर्ड होगा, कभी नहीं होगा बच्चे का अधिगम ज्यादा प्रभावशाली उस समय। अब क्या हो, अधिगम का स्वाभाविक प्रयोगात्मक हो, अधिगम का स्वभाव प्रयोगात्मक हो। जब आप बच्चे को सिखा रहे हो उस समय, जब बच्चे को आप करके सीखने का मौका दोगे, जब बच्चे को स्वयं करने का मौका दोगे, जब बालक को स्वयं सक्रिय रूप से सीखने की बात करोगे, जब ये इस चीज ज्यादा फायदा मिलेगा या पैडागोजिकल। बच्चों देखो ये भी अपने आप में ठीक है और ये भी ठीक है, लेकिन ये डायरेक्टली उत्तर है और ये इनडायरेक्ट उत्तर है। ये वाला ऑप्शन भी अपने जगह पे बात सही कह रहा है, गलत नहीं है। पेडागोजिकल नॉर्म्स की बात कर रहा है, बिहेवियर की बात कर रहा है, जैसा टीचर को होना चाहिए, ये बात भी सही है। लेकिन ये उत्तर जो है आपके डायरेक्टली जुड़ा है और ये इनडायरेक्टली जुड़ा है, इसलिए आयोग ने भी कौन सा उत्तर माना बच्चों, आयोग ने भी चौथे उत्तर को ही सही माना, और हमारा भी विचार है कि चौथा ही ठीक हो। आयोग ने भी चौथे को ही माना है, और हमारे हिसाब से क्योंकि ये डायरेक्टली जुड़ रहा है इससे, जो पूछा गया है आपसे अधिगम से ज्यादा ये, और इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये इससे भी जुड़ रहा है, तो डायरेक्टली उत्तर देना ज्यादा उचित होगा ना। चलिए बहुत बढ़िया, सही कर रहे हो बिल्कुल। 25 ये तो आप लोग बता दोगे हमारे हिसाब से। हाँ नया क्वेश्चन है बच्चों, नया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि रीना एक दी गई समस्या समाधान हेतु, एक लेडी है जिनका नाम है रीना या एक गर्ल्स है जिनका नाम रीना,
एक ही दी गई समस्या के समाधान हेतु उस समाधान से मिलती जुलती समस्याओं को उद्धित कर रही हैं। अभी पढ़ते हैं क्या कर रहे हैं, उस चीज को सॉल्व कर रही हैं गिवन प्रॉब्लम, और वह निम्न में से किस समस्या समाधान युक्ति का इस्तेमाल कर रही हैं। अब सुनिएगा, एक स्टूडेंट है जिसका नाम है रीना। अब वो रीना कर, पहले क्वेश्चन को समझ लो, अच्छा क्वेश्चन है, नए टाइप का पूछा गया है। क्वेश्चन पढ़िए, दी गई समस्या के समाधान हेतु समस्या से मिलती हुई समस्याओं को क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम, सिमिलर प्रॉब्लम, फाइंड द सॉल्यूशन फॉर गिवन प्रॉब्लम, मतलब उसका सॉल्यूशन ढूंढ रही हैं, एक समस्या उससे मिलती जुलती समस्या का, और वह निम्न में किस समस्या समाधान युक्ति का। तो बच्चों, जब आप कोई समस्या सॉल्व किया है आपने, और फिर उसी तरह की समस्या से जुड़ी हुई समस्या को सॉल्व करने का प्रयास करते हो, तो इसे कहा जाता है, इसे हाइपोथेटिकल टेस्टिंग कहा जाता है। बिल्कुल नहीं बच्चों, इसी को एनालिटिकल थिंकिंग कहा जाता है। यही उत्तर है आप, क्योंकि फंक्शनल फिक्सनेस होती है जब किसी समस्या को आप एक ही प्रकार से कर पाते हो और वो भी जैसे ही करना शुरू करते हो उसी में फंस जाते हो, ये स्थिरता होती है। और स्मृति सहायक विधि का तो मतलब है नहीं यहाँ पे। आपका उत्तर बच्चों दूसरा, प्रकार्यात्मक स्थिरता क्या होती है, इससे क्वेश्चन बन चुका है। जब कोई आप समस्या का समाधान कर रहे हो पहली बार, और समाधान करते ही एक ही तरीके आपको बता है और उस तरीके से भी आप नहीं कर पाते हो, ये होती है फंक्शनल फिक्सनेस। और ये क्या होता है, जब एक समस्या आपने सॉल्व किया, मतलब समझो कि मैथ का कोई सवाल आपने एक नहीं किया और उसी तरह का दूसरा सवाल आप सॉल्व करने की कोशिश करते हो, इसी को बोलते हैं बच्चों एनालॉजिकल थिंकिंग, जो डायरेक्टली उत्तर की बात करें तो यहाँ। ठीक है बच्चों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल आपका। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, पढ़िए ध्यान से पहले दोनों ऑप्शन को। पहला कह रहा है, एक अध्यापिका को विद्यार्थियों द्वारा दी गई, एक अध्यापिका को विद्यार्थियों द्वारा दी गई त्रुटियों पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। आप कहोगे नहीं सर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, इसका मतलब ये क्या हो गया बच्चों, ये गलत हो गया ना। ध्यान देना चाहिए भाई, त्रुटियां वैसे भी पॉजिटिव होती हैं, और त्रुटियों का अधिगम प्रक्रिया में कोई महत्व नहीं है, जबकि महत्व होता है। बहुत आसान सा और सिंपल सा प्रश्न है, कथन कारण देखकर न परेशान होया कीजिए, बहुत आसान प्रश्न होते हैं इसके। आप थोड़ा सा करने की कोशिश करो, आप देख के डरने लगते हो, क्या है बताओ। आप बताइए, त्रुटियां जो होती है, एरर होता है, वो हमारे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होता है, और बच्चा त्रुटि कर रहा है तो कोई बात नहीं, त्रुटियों पर ध्यान देना चाहिए, और बच्चे क्योंकि गलतियों से ही हम सीखेंगे, तो लेकिन उस चीज पर टीचर को ध्यान देना चाहिए, इसका मतलब ये गलत हो गया। और कह रहा अधिगम प्रक्रिया में कोई महत्व तो नहीं, जब तक हम गलती करेंगे नहीं हम सीखेंगे कैसे, और गलती करने से डरेंगे मतलब क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे तो फिर सीख ही नहीं रहे, इसका मतलब दोनों अपने आप में गलत है। तो ऐसा ऑप्शन चौथा है, ए और आर दोनों गलत है। तो आपका यहाँ पे उत्तर बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है बच्चों, विद्यालयों को, इसको एक एक ऑप्शन पढ़ते चलते हैं और सही गलत की पहचान करते चलते हैं। पहला कह रहा है बच्चों, पहला कह रहा है आपसे, हाँ, कि विद्यालयों को, ध्यान दीजिए, अब सबसे अच्छा ऑप्शन वही चुनिएगा। पहला ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थियों की भावात्मक स्थिति को अनदेखा करना चाहिए। क्या किसी भी आधार, संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक किसी भी चीज को आप अनदेखा नहीं कर सकते हो, इसका मतलब बच्चों ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ को अनदेखा करना चाहिए, बिल्कुल इसको भी अनदेखा नहीं कर सकते हो, ये भी गलत हो गया बच्चों। इतने से मिलता जा रहा, आप पूरा पढ़िएगा। और कह रहा विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ के प्रति विचारशील होना चाहिए, बिल्कुल कि कहाँ से आया कैसे आया उन चीज पे विचारशील होना चाहिए, मतलब उसको अनदेखी नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखिए। और नए ज्ञान के निर्माण को, अब देखो आगे कर, और नए ज्ञान के निर्माण को अनदेखा करना चाहिए, मतलब शुरुआती बात तो चलो ठीक है, लेकिन बाद वाली बात गलत हो गई, इसका मतलब ये भी गलत लग रहा है। चारों गलत हो जाएगा, क्या लग रहा है। चौथा पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। चौथा कह रहा है बच्चों कि विद्यार्थियों को भावात्मक स्थिति पर विचारशील होना चाहिए, यहां तक ठीक, और नए ज्ञान के निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। मिल गया उत्तर। आप लोग पहले पूरा पढ़ के ही सही गलत लगाइएगा फिलहाल, लेकिन उत्तर मिल गया आपका, चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही। हो गया बच्चों, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अधिगम असहायता से जूझते, अधिगम असहायता से जूझते, अधिगम असहायता से जूझते विद्यार्थी योग्यता का ऐसा दृष्टिकोण रखते हैं, ऐसा विद्यार्थी जो किसी समस्या का समाधान करने की कोशिश, बहुत कोशिश। अधिगम असहायता क्या होती है, देखो एक छात्र है, वो एक समस्या का समाधान करने के लिए बहुत सारा प्रयास करता है। एक छात्र है,
वो किसी समस्या के समाधान के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन हजार बार कोशिश करने के बावजूद वो समस्या समाधान नहीं कर पाता है। इसको हम कहेंगे अधिगम असहायता। बहुत कोशिश करता है परीक्षा में, और उसके बाद क्या करता है वो बच्चा, देखो कोई बच्चा एग्जाम में पास करने की कोशिश कर रहा है, बार बार कोशिश करता है लेकिन पास नहीं हो पाता, और बाद में क्या करता है, उस चीज को छोड़ देता है कि यार हमारे बस का नहीं, हम नहीं कर पाते। इसी को कहेंगे अधिगम असहायतापन। अब आगे देखते हैं। ऐसे विद्यार्थी योग्यता से जूझते विद्यार्थी योग्यता का ऐसा दृष्टिकोण रखते हैं जिसमें मेहनत करके योग्यता में बढ़ावा नहीं किया जा सकता, कि उसको पता है कि अब कुछ नहीं चाहिए, इतना जो कर लें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। योग्यता के प्रति ऐसा दृष्टिकोण क्या कहलाता है? इसी दृष्टिकोण को बच्चों क्या कहा जाता है, याद लिख लीजिएगा, इसी को एंट्री व्यू कहा जाता है, याद रखिएगा। इसी को एकल या सत्व दृष्टिकोण कहा जाता है। यदि कोई बच्चा ये सोचता है कि बार बार प्रयास करने के बावजूद वो एग्जाम में पास नहीं हो पा रहा, और वो ये सोच लेता है कि यार मेरे बस का नहीं, अब छोड़ दूंगा, हम नहीं करूंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, इसी को बच्चों क्या कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा, इसी को एकल व्यू कहा जाता है, या इंग्लिश में इंट्री व्यू कहा जाता है। ये अच्छा प्रश्न, इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। इसी को बच्चों इंट्री व्यू कहा जाता है, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। अधिगम के लिए सहायक वातावरण, अधिगम के लिए सहायक वातावरण पैदा करने हेतु क्या महत्वपूर्ण है? क्वेश्चन पॉजिटिव, उत्तर भी पॉजिटिव होगा। विद्यार्थियों की रुचियों को आप अनदेखा नहीं कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है विभिन्न, दूसरा बच्चों क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है आपसे कि विभिन्न हिस्सेदारी जैसे कि माता पिता, अध्यापक, विद्यार्थियों के संप्रेषण को प्रोत्साहित करें। ये ठीक लग रहा है, रुक जाइए अभी। और बहुत सख्त कठोर, बहुत सख्त या कठोर सत्तावादी अध्यापक को बिल्कुल नहीं। टीचर का दृष्टिकोण बिल्कुल चाइल्ड सेंटर पे होना चाहिए, बहुत ज्यादा सख्त नहीं होना चाहिए, बच्चों के अनुसार होना चाहिए। और मानकीकृत पाठ्यक्रम वैसे भी गलत है, क्योंकि पाठ्यक्रम जो होता है स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है, बल्कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इसका मतलब विभिन्न हिस्से जैसे कि माता पिता, विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, संप्रेषण, यानी इनके बीच कम्युनिकेशन अच्छे से, टीचर स्टूडेंट और उनके गार्जियन के बीच कम्युनिकेशन अच्छे से होना चाहिए। और यही बच्चों के जो है अधिगम के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए आसान सा उत्तर हो गया बच्चों, कौन सा, दूसरा। आसान सा उत्तर हो गया 29 का दूसरा। नहीं आयुषी, वो क्वेश्चन पढ़ रहे थे ना, वो अधिगम जो ये था क्वेश्चन, देखो हम बताते हैं। ये जो लिखा हुआ था ना, अधिगम असहायता, इसी से मतलब समझा रहे कि अधिगम असहायता का मतलब क्या निकालोगे आप। हाँ, वो ऑप्शन में नहीं लिखा, अधिगम असहायता का मतलब समझा रहे थे। कई बार समझा दिया, हो सकता है आपको आगे पीछे लगा हो ना। एक जब आप कोई कार्य करने की कोशिश करते हो, मान लो एग्जाम दे रहे हो, बार बार कोशिश करते हो लेकिन उसके बाद भी पास नहीं कर पाते हो, तो एक समय ऐसा सोच लो अपने आप कि यार मेरे बस का नहीं, मैं नहीं कर। ये है अधिगम आशा, उसको बता रहे थे। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो 29-30 आज का लास्ट क्वेश्चन, आराम से अच्छे से करिएगा, हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए फटाफट सभी की। निम्न में कौन सा कारक विद्यार्थियों के प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में सहयोग नहीं करता है? बताइए क्या पूछ रहा है बच्चों, निम्न में से कौन सा प्रभावशाली अर्थपूर्ण में, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन आप कहोगे सर करती है, अधिगम की जो एक यूनिवर्सल डिजाइन है ये भी फायदा पहुंचाती है। अब देखो मानकीकृत पाठ्यक्रम लिखा है और पूछ क्या रहा नहीं करती, तो स्टैंडर्ड पाठ्यक्रम जो होगा ये अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा नहीं देगा, बल्कि पाठ्यक्रम संरचनावादी भी बढ़ावा देगा बच्चों। हाँ, और जो स्टैंडर्ड पाठ्यक्रम नहीं देगा बल्कि फ्लेक्सिबल पाठ्यक्रम देगा। आई थिंक आप लोगों ने उत्तर लगा लिया होगा बच्चों, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, तीसरा। चलिए अब फटाफट आप लोगों ने उत्तर कर लिया होगा। सच्चाई से आप लोग बताइए किस बच्चे ने कितना सही किया है, जल्दी बताइए फटाफट, सच्चाई से बताइएगा किस बच्चे ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं।